हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है? देखिए, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट इन विच इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप्स एफिशिएंटली accomplish सेलेक्टेड एम्स। बताया गया है कि मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे आप डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, मेंटेनिंग का काम करते हैं एनवायरनमेंट को, और जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं वो एक साथ काम करते हैं, ठीक है, किसी न किसी ऑब्जेक्टिव को, किसी न किसी गोल को, किसी न किसी एम को कंप्लीट करने के लिए। और ये सभी काम जो करते हैं अफेक्टिवली तरीके से करते हैं, एफिशिएंटली तरीके से करते हैं। मैनेजमेंट प्रोसेस क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप काम होता है। जैसे कि मैंने अभी डेफिनेशन में आपको बताया और वहाँ आपने देखा भी कि मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस। तो उसी के लिए मैं आपको यहाँ लेके आया हूँ कि मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस, क्योंकि यहाँ स्टेप बाय स्टेप काम होता है। क्योंकि सबसे पहले प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजिंग होती है, स्टाफिंग होता है, डायरेक्टिंग होता है, कंट्रोलिंग होता है, ठीक है। सो दीज आर द फंक्शंस और दीज आर द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। ओके, फिर मैंने आपको बताया कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो ग्रुप्स में आके कंपनी के जो भी टारगेट्स हैं उसको अफेक्टिवली और एफिशिएंटली तरीके से कंप्लीट करते हैं। तो देखिए, अफेक्टिवली का मतलब क्या होता है? अफेक्टिवली का मतलब होता है कि किसी भी एक्टिविटी को या किसी भी गोल को अचीव करना, कंप्लीट करना, ठीक है, और जो भी प्रिस्क्राइब्ड टाइम है उस टाइम के अंदर करना। और एफिशिएंटली का मतलब क्या होता है कि जो भी काम आपको दिया गया है उस टास्क को आप करेक्टली तरीके से करें, कम से कम कॉस्ट आए, वेस्टेज कम से कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन होना चाहिए रिसोर्सेज का। ओके, एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। देखिए, efficiency and effectiveness are different because they reflect two sides of the same coin. So, take an example. The production target of a firm is 10,000 units in a month. To achieve the target, the production manager works in double shift, employs more workers, and is able to complete the target, but the cost have increased. Thus, the manager is effective but not efficient. देखिए, इस एग्जाम्पल में बताया गया है कि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, जैसा कि हमें पता है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर कंसिडर किया जाता है। तो उस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के जो हेड हैं या जो मैनेजर हैं, उन्होंने अपना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का एक टारगेट सेट किया है और वो टारगेट है 10,000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करना एक महीने के अंदर, ठीक। और इस टारगेट को अचीव करने के लिए प्रोडक्शन जो मैनेजर है वो डबल शिफ्ट में काम करवाना चाहते हैं, क्योंकि उनको ये चीज़ क्लियर है, पता है कि डबल शिफ्ट में ही ये पॉसिबल हो सकता है, सिंगल शिफ्ट में ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो वर्कर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और जो 10,000 यूनिट को प्रोड्यूस करना उन्होंने डिसीजन लिया है वो टारगेट भी वो अचीव कर पाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई कि उनकी कॉस्ट इंक्रीज हो। अब देखिए, कॉस्ट इंक्रीज क्यों हुई? क्योंकि पहले वो सिंगल शिफ्ट में काम कर रहे थे, अब वो डबल शिफ्ट में काम करवा रहे हैं। तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि जब सिंगल शिफ्ट में जो एक्सपेंसेस होंगे, अब डबल शिफ्ट में अगर आप वही काम करवा रहे हैं, मैक्सिमम प्रोडक्शन टारगेट है आपका, तो आपका कॉस्ट तो बढ़ेगा, आपके एक्सपेंसेस तो बढ़ेंगे। सो डज द मैनेजर इज अफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट। ओके, और अगर मान लीजिए सेम कंपनी ने, सेम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने, सेम मैनेजर ने सेम टारगेट रखा है, ठीक है। अब इस केस के अंदर क्या है कि अपने एक्सपेंसेस को कम करने के लिए, कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए वो पूरे एफर्ट्स लगाते हैं, वो एक्सपेंसेस कम कर भी पाते हैं, कॉस्ट रिड्यूस हो भी जाती है। लेकिन उनके सामने अगेन एक प्रॉब्लम आ गई है कि जो भी उन्होंने टारगेट रखा था वो कंप्लीटली अचीव नहीं कर पाए, पर्टिकुलर जो टाइम पीरियड था 1 मंथ का, उस टाइम के अंदर। सो इस केस में हम बोलेंगे कि एफिशिएंसी इज अचीव्ड बट नॉट इफेक्टिवनेस। ओके, मैं आपको एक एग्जांपल और समझाता हूँ, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली को और प्रॉपर तरीके से आप समझ पाएंगे। देखिए देखिए, इस एग्जांपल में बताया गया है, सपोज अ कंपनीज टारगेट प्रोडक्शन इज 5,000 यूनिट्स इन अ ईयर and the budgeted expenses was rupees 20 lakh. If the firm is able to achieve the target of 5,000 units but spends rupees 27 lakh, then the firm is effective but not efficient. On the other hand, if the firm is able to achieve the target of 5,000 units and spends rupees 20 lakh to do but takes on year and 3 months, then the firm is efficient but not effective. देखिए,
इसमें बताया है कि कंपनी का जो प्रोडक्शन टारगेट है वो 5000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करना है एक साल के अंदर, और उनका जो एक्सपेंसेस, जो बजट एक्सपेंसेस है वो ₹20 लाख है। बट द कंपनी अचीव द टारगेट ऑफ 5000 यूनिट्स ओनली एंड स्पेंड ₹27 लाख। मतलब कंपनी ने टारगेट 5000 यूनिट अचीव तो कर लिया, लेकिन 20 लाख की जगह 27 लाख रुपए उन्होंने खर्च कर दिए। सो इन दिस केस जो फर्म है वो अफेक्टिव है, वो एफिशिएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो टास्क है वो कंप्लीट किया गया है, जो गोल्स है कंपनी ने जो डिसाइड किए थे वो अचीव कर लिए हैं, और जो टाइम पीरियड था उस टाइम के अंदर इन्होंने कंप्लीट कर लिया। सो इस कंडीशन में हम यहाँ पे बोलेंगे कि द फर्म इज अफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट। ओके। और मान लीजिए अगर कंपनी ने टारगेट रखा वही टारगेट सेम जो 5000 यूनिट्स का था, और स्पेंड किए 20 लाख रुपीज। उन्होंने टाइम पीरियड रखा था वो 1 ईयर का रखा था, लेकिन अब उन्होंने एक साल के अंदर ना करते हुए 3 महीने और ज़्यादा ले लिए। मतलब 5000 यूनिट्स जो प्रोड्यूस करने का टारगेट था वो सेम था, 20 लाख रुपीस जो उनका बजट था वो भी सेम था, ईयर जो था जो उन्होंने डिसाइड किया था कि एक साल के अंदर हमें ये कंप्लीट करना है अचीव, लेकिन हुआ क्या कि जो एक साल का टाइम पीरियड था उस टाइम पीरियड के अंदर वो काम, वो टास्क वो अचीव नहीं कर पाए। 3 मंथ्स और एक्स्ट्रा उनको लगे। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि द फर्म इज एफिशिएंट बट नॉट अफेक्टिव। अब एफिशिएंट का मतलब ही ये होता है कि किसी भी टास्क को करेक्टली तरीके से करना, कम कॉस्ट में करना, वेस्टेज कम से कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन हो रिसोर्सेज का। So our next topic is characteristics और features of management। देखिए, सबसे पहला जो हमारा characteristics है वो है management is a goal oriented process। सेकंड है management is all pervasive and third is management is multi dimensional। मैनेजमेंट इस मल्टी डायमेंशनल के अंदर हम 3 पॉइंट्स और कंसिडर करेंगे। पहला है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, second है management of people, and third management of operations, and fourth characteristics is management is a continuous process, fifth characteristics is management is a group activity, and sixth one is management is a dynamic function, and seventh one is management is a intangible force। so हम ये सारे 7 characteristics डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट हम थोड़ा डिटेल में अब प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे। बताया गया फर्स्ट पॉइंट, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। देखिए, मैनेजमेंट को गोल ओरिएंटेड प्रोसेस कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैव डिफरेंट गोल्स। मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने अलग अलग गोल्स होते हैं, एंड गोल्स शुड बी सिंपल एंड क्लियरली स्टेटेड। बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ज़रूरी है कि जितनी भी कंपनीज हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सभी के गोल्स बहुत ही सिंपल हो, बहुत ही क्लियर हो, ताकि जो भी उस कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज़, वर्कर्स जो काम कर रहे हैं, उनको अपनी अपनी कंपनीज के गोल्स के बारे में ढंग से प्रॉपर तरीके से पता हो। एंड थर्ड इज यूनाइट्स द एफर्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स इन अचीविंग द गोल्स। कहने का मतलब है कि जितने भी लोग काम कर रहे हैं कंपनी के अंदर, वो टीम वर्क के बेस पे काम करें, ग्रुप्स में काम करें, और जो भी गोल्स कंपनी के हैं उसको इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव करें। सो इट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने डिसाइड किया कि वो अपने कस्टमर्स को बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करवाएगी। तो इसके लिए जो मैनेजमेंट है कंपनी का, उस कंपनी के मैनेजमेंट को एक प्रॉपर मैन पावर चाहिए, ह्यूमन बीइंग, मतलब जो रिसोर्सेज हैं वो चाहिए, और बाकी के जो अदर रिसोर्सेज हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स। तो इन दोनों रिसोर्सेज को वो प्रॉपर तरीके से यूज़ करे और एक सही डायरेक्शन दे, ताकि कंपनी जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है कंपनी का, जो भी कंपनी चाहती है, जो कंपनी ने गोल्स डिसाइड किए हैं, वो इजीली अचीव हो जाए। हमारा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। देखिए, बताया गया है कि मैनेजमेंट हर जगह मिलेगा आपको, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो लार्ज एंटरप्राइजेस हों, चाहे वो मिडिल एंटरप्राइजेस हों, चाहे वो स्मॉल एंटरप्राइजेस हों। कहने का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशंस कैसी भी हो, चाहे वो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो पॉलिटिकल कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, आपको मैनेजमेंट हर जगह मिलेगा। और दूसरी चीज़, कंपनी कोई भी हो, उस कंपनी के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उन हर डिपार्टमेंट्स में भी मैनेजमेंट आपको मिलेगा। मतलब हर लेवल पे मिलेगा। कंपनी का
चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो कंपनी का, चाहे मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो, चाहे सेल्स डिपार्टमेंट हो, चाहे फाइनेंस डिपार्टमेंट हो। और कंपनी के अंदर हर लेवल पे मिलेगा, चाहे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट हो, चाहे वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट हो, चाहे वो ऑपरेशनल या फिर हम आप कह सकते हैं कि लोअर मैनेजमेंट हो। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आप कहीं भी जा रहे हैं तो आपको रास्ते में कोई पेट्रोल पंप दिखा, तो आप पेट्रोल पंप में भी देखेंगे कि प्रॉपर मैनेजमेंट होता है। तभी तो आप प्रॉपर तरीके से, जब भी आपको गाड़ी में अपना फ्यूल्स वगैरह फिलअप करवाना होता है तो इजीली आपको तुरंत फिर फ्री भी कर दिया जाता है, चाहे कोई ऑफिस वगैरह हो और चाहे कोई कंट्री हो, चाहे हमारा देश हो चाहे बाहर की कंट्रीज़ हो, इंडिया तो है ही, चाइना, जापान, अमेरिका, सिंगापुर, कोई भी कंट्री हो, मैनेजमेंट हर जगह मिलेगा आपको। समझ में आया आपको? सो आवर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या होता है। देखिए, कंपनी के अंदर जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, उनको कुछ ना कुछ टास्क, कुछ ना कुछ वर्क असाइन किया जाता है। और ये टास्क असाइन कौन करता है? जो अलग अलग लेवल पे जो मैनेजर्स हैं, जो सुपरवाइजर्स हैं, वो असाइन करने का काम करते हैं, कंपनी के गोल्स को ध्यान में रखते हैं। कहने का मतलब है कि जो मैनेजमेंट है, जो भी वर्क असाइन कर रहा है अपने वर्कर्स को, जो भी वर्क असाइन कर रहा है अपने एम्प्लॉयज़ को, उस वर्क को वो ट्रांसलेट करता है अपने जो डिसाइडेड जो गोल्स है उसके अंदर कन्वर्ट करने का या करवाने का काम करता है। उस काम को करते वक्त किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं तो कोई बात नहीं, उसमें टीम वर्क का बहुत बड़ा रोल होता है। सब मिलके एक साथ काम करते हैं और अपना बेस्ट देते हैं और सभी को अपने टारगेट्स के बारे में पता होता है और अपने अपने काम में सभी अपना 100% देते हैं। और कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो भी रेस्ट्रिक्शंस, जो भी प्रॉब्लम्स आती है उसको सॉल्व किया जाता है। जो भी डिसीजंस है वो डिसीजंस भी लिए जाते हैं टाइम टू टाइम। जो भी प्लान्स बनाए गए हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा, वो सभी प्लान्स को इस्टेब्लिश किया जाता है, इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान दिया जाता है। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन से पहले प्लान को प्रिपेयर किया जाता है और फिर बाद में उसको इम्प्लीमेंट करवाने का काम किया जाता है। ऐसे ही बजट्स तैयार किए जाते हैं कंपनी के। तो ये बजट्स तैयार कौन करता है? जो अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, जिनको काफ़ी अच्छी नॉलेज है मार्केट की, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, वो लोग बैठ के टीम के साथ अपना बजट कंपनी का जो भी है वो तैयार करते हैं। और कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, कंपनी के जितने भी जो वर्कर्स हैं, उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई जाती है। और सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी बताने से नहीं चलेगा, यहाँ पे उनको अथॉरिटी भी डेलीगेट की जाती है। डेलीगेट मतलब उनको अथॉरिटी दी जाती है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी में बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। आप किसी को अथॉरिटी दे रहे हो लेकिन अगर वो पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले नहीं कर रहा है तो कोई मतलब नहीं उसका। और अगर आपने किसी को किसी भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की तो फिर आपको उस कंडीशन में उसको प्रॉपर अथॉरिटी देनी पड़ेगी, तभी तो काम हो पाएगा ना प्रॉपर तरीके से। फिर मल्टी डायमेंशनल के अंदर सेकंड पॉइंट जो आता है हमारा मैनेजमेंट ऑफ वर्क के बाद, वो है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। देखिए, अब मैनेजमेंट ऑफ पीपल के इसके खुद के भी टू डायमेंशंस हैं। पहला है एम्प्लॉयज एज इंडिविजुअल्स विथ डाइवर्स नीड्स एंड बिहेवियर। फिर दूसरा है इंडिविजुअल्स एज अ ग्रुप ऑफ पीपल। अब इन दोनों को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि मैनेजमेंट ऑफ पीपल होता क्या। देखिए, मैनेजमेंट ऑफ पीपल का मतलब है कि ह्यूमन रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करना, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट माने गए हैं कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब ये इंपॉर्टेंट एसेट माने गए हैं तो कंपनी क्या करती है, कंपनी का जो मैनेजमेंट क्या करता है, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, इनको इंडिविजुअली भी डील करता है और ग्रुप के बेस पे भी डील करता है, मतलब ग्रुप वाइज भी इनकी नीड्स, इनके बिहेवियर्स पे बिल्कुल ध्यान देता है। दूसरा, हर इंडिविजुअल पर्सन की इंडिविजुअल्स, हर पर्सन की इंडिविजुअल जो बिहेवियर है उस पर भी ध्यान दिया जाता है। कुल मिला के बताया गया है कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो अपने एम्प्लॉयज़ के जो वीक पॉइंट है, जो स्ट्रेंथ है, उनको समझती है और उनको एक तरह से डेवलप्ड करने की कोशिश करती है और उनको अच्छी तरह से जानने की कोशिश करती है, ताकि फ्यूचर में किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो और कंपनी के जो भी टारगेट्स हैं वो इजीली अचीव हो जाए। सो आवर थर्ड डायमेंशन इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, हम बताया गया है कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस होता है कंपनी का, उसके अंदर हमें टाइम पर रॉ मटेरियल्स का फ्लो मिलना चाहिए। दूसरा,
हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी होनी चाहिए प्रोडक्शन को करने के लिए, ठीक है। अगर ये दोनों चीज़ें प्रॉपर तरीके से हमारे पास अवेलेबल हैं तो जो भी कंपनी, जो भी मैनेजमेंट है, उसको जो भी आउटपुट चाहिए वो इजीली उसको मिलेगा, ठीक है। और ऑब्वियसली आउटपुट क्यों वो चाहती है, क्योंकि कस्टमर्स की डिमांड है, कस्टमर को कंजप्शन के लिए प्रोवाइड करवाना है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये जो प्रोडक्शन प्रोसेस है ये कैसे अचीव हो सकता है, ये मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल की वजह से हो सकता है। सो कहने का मतलब है कि इंटरलिंक्ड है ये, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन पूरी तरह से इंटरलिंक्ड है मैनेजमेंट ऑफ वर्क से और मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैनेजमेंट इस मल्टी डायमेंशनल का कंप्लीट एक साथ। देखिए बताया गया है कि पहला है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, ठीक है। तो इसमें देखिए सपोज कोई भी फैक्ट्री है, अब जो फैक्ट्री अपना प्रोडक्शन कर रही है तो उसका एम क्या होता है कि वो प्रॉपर प्रोडक्शन करे, बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट मार्केट में कस्टमर को पहुंचाए, ठीक है। ऐसे ही एक हॉस्पिटल है, उसका क्या टारगेट होता है कि बेस्ट से बेस्ट सर्विस, ट्रीटमेंट, फैसिलिटीज़ जो पेशेंट्स के लिए है वो प्रोवाइड हो। ऐसे ही मैनेजमेंट ऑफ पीपल के अंदर अगर हम बात करें तो कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो एम्प्लॉय से डील करता है, इंडिविजुअली लेवल पे भी डील करता है और ग्रुप्स के बेस पर भी डील करता है। डील कहने का मतलब है कि उनके नीड्स के बारे में जानता है, उनके बिहेवियर्स के बारे में जानता है, मतलब उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनका वीक पॉइंट क्या है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कंपनी के मैनेजमेंट को कि कंपनी का जो भी टारगेट्स है वो इजीली अचीव करवा पाते हैं वो। तो कहने का मतलब है कि अब मैं अगर आपसे बात करूं कि मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन क्या होता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं होगी ना। देखिए होनी भी नहीं चाहिए, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे आप ये बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन पूरी तरह से इंटरलिंक्ड है मैनेजमेंट ऑफ वर्क से, मैनेजमेंट ऑफ पीपल से। मतलब कंपनी का जो भी प्रोडक्शन होगा उस प्रोडक्शन में हमें रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं तो उसका प्रॉपर फ्लो हो, फिर हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी हो और फिर हमारा रिजल्ट आएगा। लेकिन रिजल्ट आएगा कैसे, प्रॉपर हमारे पास रॉ मटेरियल तो है लेकिन उस रॉ मटेरियल को, उस प्रॉपर टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए हमारे पास लोग भी तो होने चाहिए, हमारे पास वर्कर्स भी तो होने चाहिए, हमारे पास एम्प्लॉयज़ भी तो होने चाहिए, ठीक है। और अगर हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे पास वर्कर्स हैं तो हमारे पास कुछ ना कुछ, किसी ना किसी तरह का कोई ना कोई वर्क भी होना चाहिए। तो हमारे पास अगर वर्क भी है, हमारे पास उस वर्क को करने के लिए वर्कर्स भी हैं, तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं है, सिंपल है। कहने का मतलब है कि कंपनी के जो भी ऑपरेशंस हैं वो प्रॉपर तरीके से होंगे। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं तो प्रोडक्शन जो भी प्रोसेस है वो कंप्लीटली अचीव हो जाएगा। सो इट इज़ अ मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल, ओके। देखिए हमारा फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट है मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। देखिए मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस क्यों है, क्योंकि मैनेजमेंट जो भी स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग करता है, जो भी कंट्रोलिंग कर रहा है, जो भी डायरेक्टिंग का काम कर रहा है, जो स्टाफिंग का काम कर रहा है, जो ऑर्गेनाइजिंग का काम कर रहा है, ये सिर्फ एक बार करने से नहीं होगा। इस प्लानिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इन सभी को मैनेजमेंट को कंटिन्यूस में करना पड़ेगा, अपडेट रहना पड़ेगा, टाइम टू टाइम करना पड़ेगा और हर डिपार्टमेंट वाइज करना पड़ेगा और कंपनी को कंप्लीटली इस पे ध्यान देना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से, कंटिन्यूस वे में। कहने का मतलब ये नहीं है कि मैनेजमेंट सिर्फ एक, दैट इज वाई मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। हर चीज कंटिन्यूटी में रहनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, जो कि फिफ्थ पॉइंट है हमारा। देखिए इसमें बताया गया है कि मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। वाई? देखिए बताया गया है कि ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ वेरियस मेंबर्स हु हैव डिफरेंट नीड्स। बताया गया है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं जो अलग अलग सोसाइटी, अलग अलग कम्युनिटी से आते हैं, उनके सबकी अपनी डिफरेंट नीड्स होती हैं, उनके सबकी अपनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उनका सबका अपना बिलीफ सिस्टम होता है और हर पर्सन ऑर्गेनाइजेशन को जो भी ज्वाइन कर रहा है उसका कुछ ना कुछ अपना एक पर्सनल मोटिव होता है, ठीक है। और उसके बाद वो जब कंपनी का पार्ट बनता है तो कंपनी के जो भी टारगेट्स है, कंपनी के जो भी गोल्स है, उस गोल को वो अपना बनाकर और कंपनी के लिए काम करता है। और इसमें उसको अच्छी सुपरविज़न की ज़रूरत पड़ती है, अच्छी टीम की ज़रूरत पड़ती है, टीम वर्क की ज़रूरत पड़ती है, अच्छे कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट है वो है डायनामिक फंक्शन, जो कि हमारा सिक्स्थ पॉइंट है। बताया गया है
कि an organization exists in a business environment that has various factors like social, political, legal, technological, and economic. A slight change in any of these factors will affect the organization's growth and performance. So, to overcome these changes, management formulates strategies and implements them. देखिए इसके अंदर बताया गया है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, अब देखिए बिजनेस इन्वायरमेंट समझने के लिए आपको पहले दो चीज़ समझनी पड़ेगी। सबसे पहले कि आप एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि इन्वायरमेंट दो तरह के होते हैं। एक होता है इंटरनल इन्वायरमेंट, एक होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट कंपनी के इंटीरियर पार्ट की बात हो रही है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट मतलब कंपनी के बाहर की बात हो रही है। तो यहाँ हम बिजनेस इन्वायरमेंट जो एग्जिस्ट कर रहा है सोसाइटी के अंदर, कंपनी के बाहर, उसकी बात कर रहे हैं। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसा कि हमें पता है कि सभी ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट कर पा रही हैं और करती हैं। और इस बिजनेस इन्वायरमेंट के अपने कुछ अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, जैसे सोशल फैक्टर्स हो गए, पॉलिटिकल फैक्टर्स हो गए, लीगल फैक्टर्स हो गए, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हो गए, इकोनॉमिक फैक्टर्स हो गए। और ये सभी फैक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। और इन सभी फैक्टर्स में किसी भी तरह का माइनर चेंज या मेजर चेंजेस, स्लाइट चेंज किसी भी तरह का होता है तो 100% ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ और ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस पे बहुत असर पड़ता है। सो इन फैक्टर से जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जो भी अफेक्ट हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ एंड परफॉर्मेंस पे, अब पॉजिटिव इफेक्ट भी हो सकता है, नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ सकता है। ठीक है, तो पॉजिटिव है तब तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन नेगेटिव इफेक्ट अगर पड़ रहा है तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्या हमने कुछ गलत किया कि ये नेगेटिव इफेक्ट हमारी कंपनी पे पड़ रहा है। So, to overcome these changes, management formulates strategies and implements them। कहने का मतलब है कि ये जो भी नेगेटिव चेंजेस हो रहे हैं या नेगेटिव चेंजेस से जो अफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, यहाँ कंपनी को ध्यान देने की ज़रूरत है और इस चीज़ को अवॉइड करे, अवॉइड कर सके, अवॉइड करवा पाए तो उसके लिए कंपनी प्रॉपर तरीके से फॉर्मुलेट करे, अलग अलग स्ट्रैटेजीज अपनाए, अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान दे और उन स्ट्रैटेजीज को प्रॉपर इम्प्लीमेंट भी करे। कहने का मतलब है कि कंपनी को, जो कंपनी के जो एक्सपर्ट्स हैं, इन्वायरमेंट की प्रॉपर स्कैनिंग करें। प्रॉपर अगर इन्वायरमेंट स्कैनिंग अगर वो एक्सपर्ट्स करेंगे तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि कंपनी को आने वाले जो भी प्रॉब्लम्स हैं उससे बचाया जा सकता है अच्छे एजम्पशंस लगाकर। और ये जितने भी फैक्टर्स हैं, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, इससे क्या है, इनके अंदर जो भी अगर स्लाइटली भी चेंजेस अगर आता है इन सभी फैक्टर्स में तो कंपनी की ग्रोथ और कंपनी की परफॉर्मेंस पे असर तो पड़ता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे गवर्नमेंट ने जीएसटी इंट्रोड्यूस किया तो काफ़ी इसमें कंपनी की ग्रोथ और कंपनी के परफॉर्मेंस में काफ़ी असर पड़ा था। फिर कंपनी ने एक डिमोनेटाइजेशन वाला डिसीजन भी काफ़ी टॉलरेट किया था कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस थे, डिमोनेटाइजेशन की वजह से जब गवर्नमेंट ने इसको इम्पोज किया तो आपने देखा कि सभी ऑर्गेनाइजेशंस, सभी ट्रेडर्स एक तरह से पूरे डाउन चले गए थे, काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ गई थी। तो कहने का मतलब है कि आपको तैयारी अच्छी रखनी पड़ेगी, प्रॉपर टाइम टू टाइम स्कैनिंग, इन्वायरमेंट स्कैनिंग करनी पड़ेगी और ये सब काम एक्सपर्ट्स करेंगे। ठीक है, और कस्टमर्स के टेस्ट का आपको ध्यान रखना पड़ेगा और कस्टमर इज़ अ किंग, आपको ये मानना ही पड़ेगा। सो समय के हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। पुराने कंसेप्ट्स को भी आप लेके चल सकते हैं लेकिन आप इनोवेटिव भी बनिए। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू टाइम आपको बढ़ना आगे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट है जो हमारा सबसे लास्ट वाला भी है, इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट कैन नाइदर बी सीन नॉर टच्ड बट वन कैन फील इट्स एग्जिस्टेंस इन द वे द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस। देखिए बताया गया है कि मैनेजमेंट को ना तो आप देख सकते हो ना आप उसको टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। हाँ, उसके एग्जिस्टेंस को आप फील कर सकते हैं। उसके एग्जिस्टेंस को कैसे टच फील कर सकते हैं, जब वो ऑर्गेनाइजेशन कोई ना कोई फंक्शन करेगी। प्रेजेंस ऑफ गुड मैनेजमेंट का हमें कैसे पता चलेगा, ये रिफ्लेक्ट होगा कैसे, जब कंपनी के अंदर प्रॉपर डिसिप्लिन रहेगा, सभी एम्प्लॉयज़ खुश रहेंगे, सेटिस्फाइड रहेंगे और ऑर्डरली तरीके से काम होगा, स्टेप बाय स्टेप काम होगा, प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, सुपरविज़न अच्छा होगा, टीम वर्क रहेगा, कोऑर्डिनेशन रहेगा।
इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट इज अ इनटेंजिबल फोर्स, मतलब ना हम उसको देख सकते हैं ना हम उसको छू सकते हैं, हाँ उसके फंक्शंस की हेल्प से हम उसका एग्जिस्टेंस फील कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। इसके अंदर 3 पॉइंट्स हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट के। फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सेकंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव एंड थर्ड वन इज सोशल ऑब्जेक्टिव। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहला हमारा पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जिसको आप इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी बोल सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर बताया गया है कि जो भी मैनेजमेंट होता है वो 100% हमेशा जो कंपनी के जो टारगेट्स हैं, कंपनी के जो गोल्स हैं, उसके लिए वो वर्क करता है, और ताकि जो भी ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए गए हैं पास्ट में, उसको करने के बाद अच्छा रिजल्ट मिले और बेनिफिट हो। और सिर्फ ये बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को नहीं होनी हो, इवन जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, जैसे कि आपके शेयर होल्डर्स हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए, गवर्नमेंट हो गई, डायरेक्टर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए। शेयर होल्डर्स की बात क्यों की मैंने, क्योंकि जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं वो शेयर होल्डर कब माने जाते हैं, जब वो किसी ना किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं। एम्प्लॉयज़ जो कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं उनकी बात हो रही है, गवर्नमेंट जो टैक्सेस वगैरह कलेक्ट करती है, ठीक है, न्यू पॉलिसीज़ बनाती है, डायरेक्टर्स जो कंपनी के अंदर रह के कंपनी के लिए काम करते हैं, सप्लायर्स जो कंपनी के प्रोडक्ट्स को सप्लाई करने का काम करते हैं, इन्वेस्टर्स जो कंपनी के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने का काम करते हैं। तो इन सब की बात हो रही है यहाँ पे। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को डिवाइड किया गया है कुछ पार्ट्स के अंदर। फर्स्ट है सर्वाइवल, दूसरा है प्रॉफिट एंड देन ग्रोथ। सर्वाइवल के अंदर बताया गया है कि जो कंपनी का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है, जो कि हर बिजनेस का होता है, वो होता है सर्वाइव करना। और कंपनी अपने सर्वाइवल के लिए एटलीस्ट इतनी अर्निंग तो कर पाए कि उसकी जो कॉस्ट है वो कवर हो जाए। जो भी उसने एक्सपेंसेस की हैं, जो भी प्रोडक्शन किया है या जो भी परचेजिंग की है, उन वो सारी कॉस्ट उसकी कवर हो जाए कुल मिला के। दूसरा है प्रॉफिटेबिलिटी। इसको कंपनी के लिए इंसेंटिव या रिवॉर्ड भी बोला जा सकता है, क्योंकि अगर प्रॉफिट कंपनी अर्न करेगी तो 100% बिजनेस आगे बढ़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। कहने का मतलब है कि ये एक ऐसी सिचुएशन है किसी भी फर्म के लिए जहाँ पे फर्म जो भी रेवेन्यू कर रही है उस रेवेन्यू से कंपनी अपने कॉस्ट को और अपनी रिस्क को कवर करती है। और ये एक अच्छी बात है क्योंकि कंपनी प्रॉफिट में है, और प्रॉफिट करना कोई गलत बात नहीं है। और किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए प्रॉफिट मेकिंग होना बहुत ज़रूरी है, सक्सेस कर बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। थर्ड आता है आपका ग्रोथ। अब देखिए किसी भी कंपनी को अगर ग्रोथ चाहिए मार्केट में तो 100% उसको सर्वाइव करना पड़ेगा पहले, फिर वो प्रॉफिट भी अर्न करे, ठीक है। और अगर वो सर्वाइव भी कर पा रही है, प्रॉफिट भी में अर्न कर पा रही है, तो इसका मतलब है कि उसकी ग्रोथ 100% होगी। एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ग्रो, ओके, एंड एक्सपेंड देयर एक्टिविटीज इन टर्म्स ऑफ सेल्स, प्रॉफिट्स, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सेकंड, सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव में बताया गया है कि यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कुछ ना कुछ कमिटमेंट करती है सोसाइटी को, ठीक है। जैसे कि इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डिसएडवांटेज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। कहने का मतलब है कि इसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देना खास तौर पे जो बैकवर्ड सेक्शंस है सोसाइटी के, ठीक है। प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइसेस, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स उनको प्रोवाइड करवाना सोसाइटी को, ठीक है, और सही प्राइजेज़ में, रीजनेबल प्राइजेज़ में। देन टाइमली पेमेंट ऑफ टैक्सेस, गवर्नमेंट को टाइम पे पेमेंट्स वगैरह करे, मतलब जो भी टैक्सेस वगैरह है उससे रिलेटेड की बात हो रही है यहाँ पे। यूजिंग इको फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, जो भी कंपनी प्रोडक्शन प्रोसेस कर रही है उस प्रोडक्शन प्रोसेस को इको फ्रेंडली बनाया जाए, ठीक है। एंड कंडक्टिंग बिजनेस इन फेयर एंड केयरफुल मैनर। कहने का मतलब है कि बिजनेस को फेयर तरीके से करे, केयरफुल तरीके से करे, कोई भी ऐसा गलत स्टेप ना ले जिससे सोसाइटी का नुकसान हो। और अगर ऐसा कंपनी करती है तो ऑब्वियसली सरवाइव करना, ग्रोथ, प्रॉफिट, ये सब आसान नहीं रहेगा, कंपनी नहीं कर पाएगी।
बहुत सिंपल सिंपल टॉपिक्स हैं। चलिए अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट का जो लास्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा, पर्सनल ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ते हैं। देखिए पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बताया गया है कि इट इंक्लूड्स मीटिंग द फाइनेंशियल नीड्स लाइक कॉम्पिटिटिव सैलरीज एंड पर्क्स एंड सोशल एंड सेफ्टी नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयज लाइक बेसिक एमिनिटीज, पीयर रिकॉग्निशन एक्सेट्रा। देखिए अब इसमें क्या समझाने की कोशिश की गई है। देखिए नाम से ही पता लग रहा है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब किसी ना किसी पर्सन की पर्सनल ऑब्जेक्टिव के बारे में बात हो रही है। जैसे कि यहाँ पे हर ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है कि वो अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी नीड्स, उनकी जो एम्स है उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करें। हम मानते हैं कि मैनेजमेंट के सामने ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ अलग अलग होते हैं, अलग अलग कम्युनिटी से आते हैं, ठीक है। तो उनकी डाइवर्स नीड्स होती हैं, उनके अलग अलग बिहेवियर्स होते हैं। तो सभी की नीड्स का ध्यान रखना, सभी के बिहेवियर्स का ध्यान रखना ईजी नहीं है, लेकिन करना तो पड़ेगा, क्योंकि कंपनी भी तो चाहती है कि वो कंपनी के लिए बेस्ट दे। तो फिर एम्प्लॉयज़ भी चाहते हैं कि कंपनी उनके लिए बेस्ट करे, और ऑर्गेनाइजेशन अगर उनको सेटिस्फाइड करेगी तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि एम्प्लॉयज़ अपना 100% देंगे और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करवाने में अपना कंट्रीब्यूशन देंगे 100%। बट कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको उनकी फाइनेंशियल नीड्स के बारे में ध्यान रखना चाहिए। फाइनेंशियल नीड्स मतलब उनको एक अच्छी सैलरी दे, उनको कुछ अलग इंसेंटिव्स प्रोवाइड करवाए। फिर दूसरा सोशल नीड्स का भी ध्यान रखें, मतलब उनकी आइडेंटिटी क्रिएट हो, उनका स्टेटस डेवलप हो, उस कंपनी के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनको रेस्पेक्ट दें, ठीक है। देन थर्ड, हायर लेवल नीड्स, जहाँ पे आप एज अ कंपनी एम्प्लॉयज़ को बेटर अपॉर्चुनिटीज़ दे फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कुल मिला के एम्प्लॉयज़ का पर्सनल ग्रोथ होना चाहिए, उनका डेवलपमेंट होना चाहिए। देखिए एक अच्छा मैनेजमेंट किसको कहते हैं? अच्छा मैनेजमेंट वो होता है जो अपने एम्प्लॉयज़ को वेल ट्रेनिंग दे, उनका डेवलपमेंट करे, उनकी पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान दे, ठीक है। ताकि वो जॉब छोड़ के भी जाएं तो कहीं और भी अगर वो काम करें तो उनको अच्छी सैलरी मिले, डबल सैलरी मिले, मैक्सिमम सैलरी मिले। अब आप बोल सकते हैं कि सर अगर ऐसा होगा तो फिर तो उस कंपनी में कोई टिकने वाला नहीं है, वो तो जॉब छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि उनको तो डबल सैलरी में कोई काम करने के लिए रख लेगा। तो इस कंडीशन में तो फिर जो एग्जिस्टेंस कंपनी है, जिस कंपनी में वो काम कर रहे हैं अभी, उस कंपनी का तो लॉस होता जाएगा। जी नहीं, ऐसा नहीं है। साथ में यहाँ पे एक पॉइंट और मैं आपको बताना चाहूँगा, वो ये है कि कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को साथ में प्यार भी दे, अच्छी फैसिलिटीज़ भी दे। अगर इतना सब कुछ अगर मैनेजमेंट करता है तो आपको लगता है कि कोई भी एम्प्लॉय अपनी उस कंपनी को छोड़ कर जाएगा? हाँ, कुछ केसेस में हो सकता है, वो 1% चांस होता है, 1-2% चांसेस, लेकिन 98-99% वो एम्प्लॉयज़ आपकी कंपनी को छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। देखिए यहाँ पे हमारे पास 5 इम्पॉर्टेंस है मैनेजमेंट की। देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जो मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूँ, कि मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को मैनेज करना, ठीक है। यहाँ आप क्या पढ़ने वाले हैं कि इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट इतना इम्पॉर्टेंट क्यों होता है। तो इसमें हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। सेकंड, management increases efficiency. Third, management creates a dynamic organization. And fourth, management helps in achieving personal objectives. And last one is management helps in the development of the society. चलिए तो इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट हमारा है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। देखिए मैंने आपको अभी बताया कि हम यहाँ पढ़ने वाले इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मैनेजमेंट हमारी हेल्प करता है हमारे गोल्स को, हमारे ग्रुप गोल्स को अचीव करने में। जैसा कि हमें पता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स सेट करती है और उसको अचीव करने की पूरे एफर्ट्स भी लगाती है, लेकिन ये गोल्स अचीव कैसे होंगे, जब प्रॉपर डायरेक्शन मिलेगा। प्रॉपर डायरेक्शन किसको? जो भी इंडिविजुअल्स अपने अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं उनको, उनके एफर्ट्स को एक प्रॉपर डायरेक्शन देना ये बहुत ज़रूरी है। और अगर आप प्रॉपर डायरेक्शन देंगे तो 100% ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैनेजमेंट ने जो भी गोल्स डिसाइड किए हैं, जो सेट किए हैं, वो आसानी से इजीली अचीव कर सकते हैं। ओके,
नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है हमारा मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। देखिए हमने मैनेजमेंट के डेफिनेशन में भी ये पढ़ा था कि मैनेजमेंट के अंदर जितने भी इंडिविजुअल्स काम करते हैं वो ग्रुप्स में आके कंपनी के टारगेट्स को अचीव करते हैं एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। अब इफेक्टिवली का मतलब भी मैंने आपको पहले बताया था, एफिशिएंटली का मतलब भी मैंने आपको बताया था। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं आप लोगों के लिए कि इफेक्टिवली का मतलब क्या होता है कि किसी भी एक्टिविटीज़ को या जो भी टारगेट्स है उसको अचीव करना, कंप्लीट करना, और जो भी आपको प्रिस्क्राइब्ड या पर्टिकुलर जो टाइम पीरियड बताया गया उस टाइम के अंदर। और एफिशिएंटली का मतलब क्या होता है कि जो भी काम आपको दिया गया है वो आप प्रॉपर तरीके से, करेक्टली तरीके से करें, कम से कम कॉस्ट आए, लीस्ट वेस्टेज हो, और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास जो सेकंड पॉइंट है कि मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी, तो मतलब सेकंड पॉइंट कहता है कि मैनेजमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे मैनेजमेंट से क्या होता है, एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। कैसे? बाय मेकिंग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज। जैसे कि हमारे मैन मतलब ह्यूमन बींग हो गया, ठीक है, मनी हो गया, ठीक है, मटीरियल्स हो गए। मैनेजमेंट कुल मिला के एफिशिएंसी इंक्रीज करने का काम करता है। ओके गाइस, कहने का मतलब है कि हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट है कि मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अच्छा चलिए बताइए कहाँ पढ़ा था हमने, गैस करिए। चलिए मैं बता देता हूँ आपको। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर हमने पढ़ा था सिक्स्थ पॉइंट, जहाँ पे हमने पढ़ा था कि मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। याद आया आपको? आ गया ना? जिनको याद नहीं आया वो अच्छी तरह रिवीजन करें। ओके, देखिए इसके अंदर बताया गया है कि मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि हमें पता है कि हमारा मार्केट टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है, ठीक है, और हमें उस मार्केट के हिसाब से, उस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। मैं आपको पहले भी बताया था कि मैनेजमेंट का मतलब ही ये होता है कि चीज़ों को मैनेज करना। और जैसे कि हमें पता है कि हमारा मार्केट डेली चेंज होता है, ठीक है, तो मैनेजमेंट ने अगर हर चीज़ को मैनेज करके रखा होगा तो जो भी हमारे पास, हमारे सामने जो भी चेंजेस आ रहे हैं इन्वायरमेंट के अंदर, उनको, उनके साथ डील करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आसानी से मैनेज किया जा सकता है। और अगर मैनेजमेंट प्रॉपरली, अगर टाइम टू टाइम डायनामिक इन्वायरमेंट के हिसाब से चलेगा तो कॉम्पिटिटिव में सर्वाइव कर सकता है और उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि उसने चीज़ों को मैनेज पहले से ही टाइम टू टाइम किया है। Our next fourth point is management helps in achieving personal objective। ये हमारा फोर्थ इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट है। देखिए यहाँ बताया गया है कि जो मैनेजमेंट है वो हेल्प करता है जितने भी पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं। हर इंडिविजुअल के अपने अलग अलग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए मैनेजमेंट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन चाहिए। देखिए अब ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? अगर लीडरशिप क्वालिटी अच्छी है, अगर मोटिवेशन टाइम टू टाइम मिलेगा, तो मैनेजमेंट इन दोनों चीज़ों की हेल्प से, फर्स्ट मोटिवेशन, सेकंड लीडरशिप, इन दोनों की वजह से मैनेजमेंट का इजीली हेल्प करता है इंडिविजुअल्स के जो भी पर्सनल, हिज और हर जो भी गोल्स हैं उनको अचीव करने में। उनकी जो भी नीड्स हैं, चाहे वो फाइनेंशियल नीड्स हो, चाहे वो सोशल नीड्स हो, चाहे वो हायर लेवल की नीड्स हो, किसी भी तरह की नीड्स हो। ठीक है, अब मैंने आपको ये ऑलरेडी बताया है, हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट में जो हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव था, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, आपको याद होना चाहिए। उसके अंदर मैंने आपको ये चीज़ क्लियर की है कि फाइनेंशियल नीड्स क्या होता है, सोशल नीड्स क्या होता है, हायर लेवल नीड्स क्या होता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, देखिए ध्यान से सुनिएगा। फाइनेंशियल नीड्स मतलब उनको, एम्प्लॉयज़ को कॉम्पिटिटिव सैलरी मिले, अच्छी सैलरी मिले, मतलब एक्स्ट्रा कुछ बेनिफिट्स भी मिले, इंसेंटिव्स वगैरह जो भी हो सकता है। सोशल नीड्स मतलब उनको एक अच्छा रिकॉग्निशन मिले, उनको एक, उनकी एक आइडेंटिटी क्रिएट हो, उनको एक एक ऐसा स्टेटस दिया जाए जिससे उनको काफ़ी अच्छा फील हो। देन थर्ड, हायर लेवल नीड्स। हायर लेवल नीड्स मतलब कि आपको मैनेजमेंट, एज अ मैनेजमेंट आप एम्प्लॉयज़ को अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाइए ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी पर्सनल ग्रोथ हो, उनका डेवलपमेंट हो। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, चलिए अब आगे हमारा लास्ट जो इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट है वो है मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। देखिए बताया गया है कि मैनेजमेंट जो होता है सोसाइटी के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। क्यों? क्योंकि देखिए मैनेजमेंट क्या करता है, फुलफिल करने का काम करता है जो भी अलग अलग सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाना, ठीक है, प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स,
रीजनेबल प्राइजेस के अंदर, ठीक है, और इको फ्रेंडली मेथड्स को यूज़ करना प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, और स्कूल्स वगैरह, अच्छे हॉस्पिटल्स, अच्छे क्रचेस एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड किया जाए। क्रचेस का मतलब होता है स्टूडेंट्स की जैसे कि मान लीजिए किसी फैमिली में कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, अब उस फैमिली का मेंबर पर्टिकुलर कंपनी के अंदर काम कर रहा है, तो उन छोटे बच्चों की केयर के लिए वो जो कंपनी है वो एक पर्टिकुलर स्पेस प्रोवाइड करवाती है जहाँ पे उन बच्चों का ख्याल रखा जाता है, उनको टाइम टू टाइम न्यूट्रिशन दिया जाता है, और मतलब ड्यूरेशन वो जो होता है वो होता है ऑफिस वाला टाइम, ठीक है। उसके बाद फिर जब एम्प्लॉयज़ अपने घर जाते हैं तो अपने अपने बच्चों को ले जाते हैं, तो ये एक अच्छी फैसिलिटी है, खासतौर पे जो हाउस वाइफ्स हैं जो बाहर आके काम करना चाहती हैं उनके लिए। और ये जितने भी कंट्रीब्यूशन हैं, ये सारे कंट्रीब्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इससे सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा ही होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आपको। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी वाला जो पॉइंट है, ये इम्पॉर्टेंस जो मैनेजमेंट का है, ये वाला पॉइंट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर। सेकंड पॉइंट याद करिए, सोशल ऑब्जेक्टिव, उसमें भी तो यही था। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, ओके गाइज। So let's start. The next topic is nature of management as an art. देखिए, मैनेजमेंट एज एन आर्ट पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। देखिए, यहाँ पे लिखा है कि द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट हैज़ बीन डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। सम कंसिडर्ड इट एज अ साइंस बस बिकॉज ऑफ इट्स प्रूवन एंड एक्सपेरिमेंटेड प्रिंसिपल्स। फॉर सम इट इज़ एन आर्ट because of the practice it requires in accomplishing it, while other consider it to be just a profession and a source of income. देखिए, बताया गया है कि मैनेजमेंट का जो मीनिंग है, मैनेजमेंट का जो मतलब है, वो हर इंसान के लिए अलग अलग होता है। कुछ लोग मैनेजमेंट को साइंस मानते हैं, कुछ लोग इसको आर्ट मानते हैं, कुछ लोग प्रोफेशन मानते हैं। जो लोग साइंस मानते हैं वो इसलिए मानते हैं क्योंकि उनका मानना है कि जो प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के, वो साइंटिफिकली प्रूव्ड हैं, एक्सपेरिमेंटेशन के बेस पे तैयार किए गए हैं। और कुछ लोग मैनेजमेंट को आर्ट भी बोलते हैं। मैनेजमेंट को आर्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनका मानना है कि यहाँ पे बार बार हमें जो मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, इन सबको हमें बार बार प्रैक्टिस में लाना पड़ता है, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। एक बार करने से कुछ नहीं होता, कंटिन्यूटी रखनी पड़ती है, ठीक है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि मैनेजमेंट इज़ अ आर्ट ऑल्सो। और कुछ लोग इसको प्रोफेशन मानते हैं क्योंकि उनका मानना है कि यहाँ पे जितना हम मैनेजमेंट को प्रोफेशनल बनाएंगे। प्रोफेशनल कैसे बनेगा? जब आप खुद अच्छी नॉलेज रखेंगे, जब आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा पास्ट का, और आप एक वेल एजुकेटेड रहेंगे, क्वालिफाइड रहेंगे, आपने सर्टिफिकेशन हासिल किया हुआ है, तो इससे क्या होगा कि आपका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा। तो इसीलिए सोर्स ऑफ इनकम के कारण वो कहते हैं कि मैनेजमेंट इज़ अ प्रोफेशन ऑल्सो। वेल, रियलिटी के अंदर अगर देखा जाए तो स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट जो होता है वो एक कॉम्बिनेशन है ट्रिविया का, ठीक है, जिसको आप ट्रिविया बोल सकते हो क्योंकि यहाँ पे तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। और मैनेजमेंट को आप आर्ट भी बोल सकते हो, साइंस भी बोल सकते हो, प्रोफेशन भी बोल सकते हो। मतलब मैनेजमेंट आर्ट भी है, साइंस भी है और प्रोफेशन भी है। वो कैसे? उसी के लिए आपको थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा और ध्यान देना पड़ेगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा, ठीक है। आगे चलते हैं, लेट्स गो। मैनेजमेंट एज एन आर्ट के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, या फिर हम इसको एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज भी बोल सकते हैं। देखिए, इससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आर्ट क्या होता है। आर्ट का मतलब जो चीज़ आपने सीखी हुई है उसको आप कितने बेहतरीन तरीके से अप्लाई कर पाते हो। आर्ट के कुछ फीचर्स हैं जिसमें सबसे पहला मैंने अभी आपको बताया कि सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, या फिर आप इसको एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज भी बोल सकते हैं। अब देखिए, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज मतलब आर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, ठीक है, जैसे कि डांसिंग, म्यूज़िक, ठीक है। अब देखिए, डांसिंग इज़ एन आर्ट, म्यूज़िक इज़ एन आर्ट, चाहे आप म्यूज़िक में चले जाओ, चाहे आप डांस में चले जाओ। जैसे म्यूज़िक में चले जाओ तो म्यूज़िक की सारी थ्योरेटिकल नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। उसके सरगम कौन से हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। मुझे तो इतनी आती है, आपको पता नहीं, थोड़ी बहुत ही है अपने पास भी।
डांस में आपको पता होना चाहिए कि डांस में कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स में डांस होते हैं, कौन से डांस पे कौन सा रिलेटेड म्यूजिक है। सो देयर इज अ लॉट्स ऑफ थ्योरी। ओके, सो आर्ट के अंदर तो थ्योरी होती ही होती है। देखिए, इन एवरी आर्ट देयर इज अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल अवेलेबल टू एक्वायर theoretical knowledge of the art. For example, various books on different ragas are available in music. In management, also there is systematic and organized body of knowledge available which can help in acquiring managerial studies. So this feature of art is present in मैनेजमेंट ऑल्सो। सो मैनेजमेंट की टर्म के हिसाब से अगर हम बात करें तो बताया गया है कि जो भी हम पढ़ते हैं थ्योरेटिकली मैनेजमेंट से रिलेटेड, जैसे फ्योल्स ने, टेलर्स ने जो भी अपने प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट के लिए दिए गए वो पहले उन्होंने दिए थे, पहले वो लिख के चले गए। अब आज भी हम उसको पढ़ रहे हैं, आगे भी उसको कंटिन्यू पढ़ेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी थ्योरेटिकल नॉलेज है वो एक आर्ट ही है, क्योंकि हम उसको प्रैक्टिस में लेके आ रहे हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड है हमारा पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। देखिए, आर्ट सीख तो कोई भी लेता है, लेकिन उसको हम अप्लाई भी कर पाए ये भी बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि सपोज एक कोरियोग्राफर है जिन्होंने दो स्टूडेंट्स को डांस सिखाया। ठीक है, दोनों स्टूडेंट्स को थ्योरेटिकल नॉलेज भी दी, दोनों स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी। ठीक है, एक अच्छा डांस सिखा दिया। अब ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों स्टूडेंट्स एक जैसा डांस करें। दैट इज़ अ कंप्लीटली पर्सनलाइज एप्लीकेशन। ओके, देखिए एक बार हम इस यहाँ देखते हैं। इन द फील्ड ऑफ आर्ट ओनली थियोरिटिकल नॉलेज इज नॉट इनफ। एवरी आर्टिस्ट मस्ट हैव पर्सनल स्किल्स एंड क्रिएटिविटी टू अप्लाई दैट नॉलेज। कहने का मतलब है कि आर्ट के फील्ड में सिर्फ थियोरिटिकल नॉलेज इनफ नहीं होती है, साथ में साथ आर्टिस्ट को एक पर्सनल स्किल्स के बारे में भी पता होना चाहिए। उसकी खुद की पर्सनल स्किल्स भी काम आती है, उसकी क्रिएटिविटी भी काम आती है, जो भी उसके पास नॉलेज है उसको अप्लाई करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल इसमें बताया गया है, फॉर एग्जाम्पल ऑल म्यूजिशियंस लर्न सेम रागास बट दे अप्लाई दीज रागास अकॉर्डिंग टू देयर पर्सनल स्किल एंड क्रिएटिविटी विच मेक्स देम डिफरेंट। कहने का मतलब है, इस एग्जाम्पल में समझाया गया है कि जितने भी म्यूजिशियंस हैं उनको जो राग वगैरह, सरगम वगैरह, ये सब एक जैसी ही सिखाई जाती है, लेकिन वो अप्लाई करते हैं तो अपने पर्सनल स्किल्स के बेस पे अप्लाई करते हैं, अपनी क्रिएटिविटी के बेस पे अप्लाई करते हैं कि उनको कब कौन सी स्किल्स, कब कौन से रागास, कब कौन से सरगम की ज़रूरत है, कब कौन कौन सी क्रिएटिविटी की ज़रूरत है। समझ में आया? जिससे फिर हर म्यूजिशियन अपने आप में एक अलग उनकी खुद की आइडेंटिटी बनती है। ठीक ऐसे ही कंपनी के अंदर भी होता है। जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने अपनी उनके पास खुद की एक नॉलेज होती है। ठीक है, लेकिन अब वो नॉलेज तो औरों के पास भी हो सकती है, लेकिन अब एक इंडिविजुअल पर्सन दूसरों से अलग कैसे रहेगा जब उसकी खुद की पर्सनल स्किल्स, ठीक है, आप समझेंगे, दूसरा उसकी खुद की क्रिएटिविटी के बारे में जानेंगे। तो इससे पता चलता है कि आपके पास नॉलेज ही इनफ नहीं है, आपके पास अपनी खुद की पर्सनल स्किल्स, अपनी क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए ताकि आप उस नॉलेज को अप्लाई कर सकें। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। द मोर यू विल बी प्रैक्टिस द मोर यू विल बी क्रिएटिव। ओके, सो बेसिकली आर्ट के अंदर थ्योरेटिकल नॉलेज होती है और पर्सनलाइज एप्लीकेशन होता है। मतलब आप जो थ्योरेटिकल नॉलेज है आपके पास वो आप सीख तो लेते हैं, लेकिन आप उसको जितना प्रैक्टिस में लेके आएंगे उतने ही आप बेहतरीन बनते जाएंगे। देखिए, मैं बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी के अंदर आपको एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल देता हूँ और बहुत ही काम की बात बताता हूँ। देखिए, वर्ल्ड के अंदर दो ऐसे लीडर्स हैं, मैंने एक सर्वे में पढ़ा था कि वर्ल्ड के अंदर दो ऐसे लीडर्स हैं जिनकी सबसे सक्सेसफुल पब्लिक स्पीकिंग है। एंड यू नो द नेम, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एंड द एक्स प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मिस्टर बराक ओबामा। दोनों के अंदर सबसे अच्छी खूबी क्या थी कि जब वो पब्लिकली बोलते थे, करते हैं, तो जो इमोशनल एस्पेक्ट होता है इंसान के अंदर सीधा उसको टच करते हैं। क्या होता है कि जो भी उनका लेक्चर, उनकी स्पीच सुन रहा होता है वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है। एक सर्वे ने बताया था और मैंने भी खुद ने काफ़ी ऑब्जर्व किया है। कहने का मतलब है कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे
जितना क्रिएटिविटी दिखाएंगे उतना आप बेहतर बनते जाएंगे। सो मैनेजमेंट इज एन आर्ट बिकॉज ऑफ द सम फॉलोइंग रीजंस। देखिए, पहला सिंपल है कि एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरी का नॉलेज है। तो सेम मैनेजमेंट के अंदर भी बहुत सारी थ्योरीज होती हैं, ठीक है, जिसको मैनेजमेंट के द्वारा, जो मैनेजमेंट के जो थिंकर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनके द्वारा अलग अलग मैनेजमेंट के एरियाज़ जो हैं, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंदर, यहाँ पे क्या करते हैं, उन थ्योरेटिकल्स नॉलेज का वो यूज़ करते हैं, ठीक है, काम आती है उनको। जैसे आपको पता है कि आर्ट के अंदर क्रिएटिविटी की बात होती है, इनोवेशन की बात होती है, ठीक है, तो वैसे ही मैनेजमेंट के अंदर भी हम क्रिएटिविटी की बात करते हैं। कैसे कि मैनेजमेंट जो है वो क्रिएटिविटी प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड करवाता है। कैसे? जो सॉल्यूशंस है, जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है, उनका सॉल्यूशन देता है, ठीक है, और जो रिसोर्सेज हैं, मेकिंग रिसोर्सेज प्रोडक्टिव एंड प्रॉफिटेबल। कहने का मतलब है जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको प्रोडक्टिव बनाना, उनको प्रॉफिटेबल बनाना, उनको किस तरीके से बेहतर तरीके से कंपनी के फेवर में करना, वो उसको पता है मैनेजमेंट को, और वो क्रिएटिव तरीके से अपने इनोवेटिव आइडियाज़ की हेल्प से वो ये सब करते हैं और इनिशिएट लेते हैं, खुद भी और जो अदर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक तरह से उनके एटीट्यूड को मोल्ड करते हैं, ताकि वो कंपनी के लिए बेटर दे अपना एफर्ट डाल सकें, अपना बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट दे सके। और ये एक बहुत अच्छी बात है, और ये एक आर्ट ही है, ये एक क्रिएटिविटी है। ये काम हर कोई नहीं कर सकता, जो जिसके पास अच्छी नॉलेज है, जो अपनी पर्सनल स्किल्स को भी यूज़ करेगा, ठीक है, और जो क्रिएटिविटी के साथ काम करेगा तो वो कर सकता है ये। सो कंक्लूजन क्या निकलता है कि मैनेजमेंट एक आर्ट है, फुल फ्लैश आर्ट है। जी हाँ, फुल फ्लैश। ये नेचर ऑफ मैनेजमेंट में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही इजी टॉपिक है, बस आपको कंसेप्ट समझ लेना है। जैसे आज मैंने आपको अभी क्या बताया कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट क्या होता है, आगे मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक बताने वाला हूँ, मैनेजमेंट एज अ साइंस। ओके, ध्यान से सुनिएगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज अ साइंस। सो लेट्स गो। नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज अ साइंस के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि साइंस होता क्या है, वॉट एग्जैक्टली द साइंस इज। साइंस को समझने के लिए आपको पहले इसके कुछ फीचर्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, उनको आप पहले पढ़ेंगे। देखिए, फर्स्ट हमारा है यूनिवर्सली एक्सेप्टेंस प्रिंसिपल्स। बताया गया है कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स रिप्रेजेंट्स बेसिक ट्रूथ अबाउट अ पर्टिकुलर फील्ड ऑफ इंक्वायरी। These principles may be applied in all situations, at all time, and at all places. Example देखिए, law of gravitation, which can be applied in all countries irrespective of the time. Management also contains some fundamental principles which can be applied universally, like the principle of unity of command, that is one man, one boss. This principle is applicable to all type of organization, आइदर बिजनेस और नॉन बिजनेस। देखिए, साइंस के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, लेट अस टेक द एग्जांपल, जैसे ग्रेविटेशन फोर्स है। अब ग्रेविटेशन फोर्स क्या इंडिया में ही अप्लाई होती है? बताओ। अगर आप बाउंस करो बॉल को यूएसए में, तो क्या वो नीचे नहीं आएगी? भाई, वहाँ भी नीचे आएगी, और इंडिया में बाउंस करोगे तो यहाँ भी नीचे आएगी। तो बेसिकली ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो क्या सिर्फ इंडिया में एप्लीकेबल है? नहीं, चाहे यूएसए हो, यूके हो, नेपाल हो, जर्मनी, हर जगह एप्लीकेबल है। सो साइंस प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल। ओके, अब जैसे साइंस के अपने प्रिंसिपल्स होते हैं, ऐसे मैनेजमेंट के भी कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि यूनिवर्सली अप्लाइड किए जाते हैं। देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, सॉरी वो नेक्स्ट चैप्टर के अंदर है। यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है? जहाँ पे वन मैन वन बॉस होता है, ठीक है, और ये जो प्रिंसिपल है ये एप्लीकेबल है हर ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो इंडियन ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, आपको लग रहा होगा कि सर बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो रहे हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इस टॉपिक को अभी क्लियर कर लीजिए, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी फिर आगे। समझ में आया? एक बार जो यहाँ लिखा है इसको भी हम थोड़ा कंसिडर कर लेते हैं। देखिए, बताया गया है कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर डिराइव्ड थ्रू साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्चिंग, दैट इज दे आर बेस्ड ऑन लॉजिक। एग्जाम्पल देखिए, द प्रिंसिपल दैट अर्थ गोज राउंड द सन हैज बीन साइंटिफिकली प्रूव्ड। ठीक है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ऑल्सो बेस्ड ऑन साइंटिफिक इंक्वायरी एंड ऑब्जर्वेशन,
and not only on the opinion of Henry Fayol. They have been developed through experiments and practical experience of large number of managers. Example देखिए, it is observed that fair remuneration to personal helps in creating a satisfied workforce. देखिए बताया गया है कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो हैं वो डिराइव किए गए हैं साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के बेस पे, रिसर्च वगैरह के बेस पे, ठीक है। जैसे कि जो ये टोटली क्या है, बेस्ड है लॉजिक्स के ऊपर, ठीक है। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे द प्रिंसिपल दैट अर्थ गोज राउंड द सन, जैसे कि बताया गया है कि सन के चारों तरफ अर्थ क्या है, गोल गोल घूमती है, ठीक है। तो ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि नहीं, और ये पूरी दुनिया को पता है। ऐसे ही मैनेजमेंट के भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो टोटली साइंटिफिक इंक्वायरी और ऑब्जर्वेशन के बेस पे बिल्कुल माने गए हैं, ठीक है। और ये किसी एक पर्सन का ओपिनियन नहीं है। जैसे कि हमें पता है कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं ये हेनरी फ्योल ने हमें बताए हैं, तो सिर्फ उनके ओपिनियन के बेस पे हम इसको फॉलो नहीं करते हैं, जबकि उनके एक्सपेरिमेंटेशन, उनके ऑब्जर्वेशन के बेस पे हम ये मानते हैं कि उन्होंने ये सब हमको प्रोवाइड करवाया। और फिर आगे बताया कि ये जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं, जितने भी प्रैक्टिकल्स एक्सपीरियंस हैं, ये सब ज़्यादातर लार्ज नंबर ऑफ मैनेजर्स ने खुद ने करके देखा है, ठीक है। तब जाके हम मानते हैं। जैसे कि मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि ये माना गया है कि हम अगर अपने एम्प्लॉयज़ को फेयर रेम्यूनरेशन देते हैं, अच्छी सैलरी देते हैं या अच्छा वेजेस देते हैं, तो ऐसा देखा गया है कि एम्प्लॉयज़ प्रॉपर बेहतरीन अच्छा काम करते हैं और सेटिस्फैक्शन उनको भी होता है, और जब वो अच्छा काम करते हैं तो कंपनी को भी इससे सेटिस्फैक्शन होता है। तो इट इज क्लियर, ओके। देखिए अब हमारा थर्ड जो फीचर है, कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप, इसमें बताया गया है कि व्हाट इज कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप। बताया गया कि जो न्यूटन्स जो थे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। न्यूटन्स जो थे, न्यूटन्स के इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग थर्ड लॉ है, जिसमें बताया गया कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो हियर दैट एक्शन दैट यू आर मेकिंग इज द कॉज एंड दैट रिएक्शन दैट इज यू आर गेटिंग इज द अफेक्ट। तो साइंस में कोई भी चीज़ होती है उसमें उसके पीछे कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप होता है, कोई रीज़न होता है जिसकी वजह से अफेक्ट आता है। सो हियर एक्शन इज कॉज एंड रिएक्शन इज इट्स अफेक्ट, ओके। जैसे इसके थर्ड पॉइंट में देखिए लिखा है, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस ले डाउन कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस वेरिएबल्स। एग्जाम्पल, व्हेन मेटल्स आर हीटेड दे आर एक्सपेंडेड, द कॉज इज हीटिंग एंड रिजल्ट इज एक्सपेंशन। कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल और समझाता हूं। जैसे बताया गया कि व्हेन मेटल्स आर हीटेड दे आर एक्सपेंडेड, द कॉज इज हीटिंग एंड रिजल्ट इज एक्सपेंशन। देखिए जब मेटल को गर्म किया जाता है तो वो क्या होता है कि फैलता है, एक्सपेंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉज क्या है, गर्म होना मतलब हीटिंग, और यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, एक्सपेंशन, ठीक है। और हाँ, जाते जाते लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो, ओके।